नमस्कार। आज हम भारत के उस सेक्टर की बात करने जा रहे हैं जिसे कुछ साल पहले तक मजाक का पात्र समझा जाता था। याद करिए, एक समय था जब हमारे बैंकों के बैड लोन्स एनपीए की कहानियां सुनकर दुनिया हम पर हंसती थी। ग्लोबल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों तक सबने कहा था कि भारत का बैंकिंग सिस्टम डूबने वाला है, यह असुरक्षित है। वे हमें आर्थिक रूप से अस्थिर कहकर ताना मारते थे। लेकिन दोस्तों, आज वो दिन इतिहास बन चुका है और यह खबर उन सभी आलोचकों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया के सबसे बड़े निवेशक, सबसे बड़े सॉवरेन फंड्स और सबसे मजबूत बैंक भारत के बैंकिंग सिस्टम में पैसा लगाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। यह सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी जीत है। आज जो विदेशी पूंजी की सुनामी आ रही है, चाहे वो आरबीएल में दुबई का निवेश हो या येस बैंक में जापान का दांव, यह सिर्फ बैंकों को मजबूत नहीं करेगी, यह भारत को दुनिया का अगला सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब बनाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगी और उस मजाक उड़ाने वाली दुनिया को बताएगी कि यह है न्यू इंडिया। भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए यह एक साधारण खबर नहीं, यह एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है। दुनिया भर के विदेशी निवेशक भारत के बैंक्स पर टूट पड़े हैं। यह पैसे की सुनामी क्यों आ रही है? आज की सबसे बड़ी खबर, विदेशी निवेशक भारत के बैंकों को देखकर पागल हो चुके हैं। 6 लाख करोड़ से ज्यादा के हाइड्रो प्लान के बाद अब और भी बड़े नाम लाइन में हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार सरकारी बैंकों में भी विदेशी निवेश की सीमा 20% से बढ़ाकर 49% करने की तैयारी में है। आज हम जानेंगे कि यह विदेशी निवेश क्यों आ रहा है, इसके फायदे क्या हैं और राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा क्या है। दोस्तों, भारत का बैंकिंग सेक्टर इस समय फॉरेन कैपिटल का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। रिपोर्ट है कि 2008-10 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की इतनी बड़ी लहर कभी नहीं देखी गई। विदेशी बैंक, सॉवरेन फंड्स और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 3 मुख्य तरीकों से भारत में एंट्री कर रहे हैं: इक्विटी स्टेक, डिजिटल बैंकिंग में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और क्रेडिट एक्सपेंशन के लिए जॉइंट वेंचर। जाहिर है, यह दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को भारत की वित्तीय स्थिरता, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और आरबीआई की नियामक परिपक्वता पर जबरदस्त भरोसा है। मैं आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स बताता हूं जो दिखाती हैं कि यह ट्रेंड कितना गंभीर है। मिडिल ईस्ट का मेगा एंट्री, दुबई का सबसे बड़ा बैंक एमिरेट्स एनएबीडी भारत के आरबीएल बैंक में इक्विटी अलॉटमेंट के जरिए 25% स्टेक लेने की योजना बना रहा है। यह लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। यह पहला बड़ा मिडिल ईस्टर्न निवेश है जो किसी भारतीय प्राइवेट सेक्टर बैंक में इतनी बड़ी मात्रा में आ रहा है और यह भारत यूएई आर्थिक साझेदारी को भी मजबूती देगा। जापान का बड़ा दांव, जापान का सुमिटोमो मित्सु बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी, जो पहले ही येस बैंक में 20% स्टेक ले चुका था, अब 4.2% स्टेक और बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर यह लगभग 1.5 बिलियन 12 करोड़ की बड़ी क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। यह दिखाता है कि कैसे चीन के घटते प्रभाव के बीच जापान साउथ एशियन फाइनेंशियल मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। सरकारी बैंकों में 49% विदेशी निवेश की बात। सबसे चौंकाने वाली खबर, वित्त मंत्रालय हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर लगी कैप को हटाने या बढ़ाने पर विचार कर रहा है, संभावित रूप से 20% से बढ़ाकर 49% तक। आरबीआई चाहता है कि स्थिर लॉन्ग टर्म फॉरेन कैपिटल बैंकों में आए, जिससे प्राइवेटाइजेशन को गति मिले। आईडीबीआई बैंक का स्टेक भी इसी वित्तीय वर्ष में बेचने की तैयारी है ताकि और ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर्स को पीएसबीज में लाया जा सके। अब बात करते हैं विदेशी निवेशक भारत की तरफ क्यों भाग रहे हैं। जबरदस्त बैंकिंग रिकवरी। कुछ साल पहले डबल डिजिट 11-12 में रहा ग्रॉस एनपीए, अब घटकर लगभग 3% पर आ गया है। क्रेडिट ग्रोथ हर साल 14% की दर से बढ़ रही है। मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, भारत की जीडीपी ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है और मजबूत फॉरेक्स रिजर्व स्थिरता का माहौल देता है। डिजिटल क्रांति, यूपीआई, अकाउंट एग्रीगेटर्स, ओसीएन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डेटा ड्रिवन लैंडिंग के लिए एक शानदार अवसर प्रदान करते हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, विकसित बाजारों में क्रेडिट डिमांड कम हो रही है और जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। भारत की यंग पॉपुलेशन उन्हें यहां सबसे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप देती है। अब बात करते हैं फायदे और खतरों की। भारत को होने वाले फायदे, छोटे बैंकों को कैपिटल मिलेगा जिससे उनकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और लोगों को सस्ता लोन मिलेगा। विदेशी बैंकों के साथ एआई ड्रिवन रिस्क एनालिटिक्स और सुपीरियर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस भारत आएगी। साथ ही यह कैपिटल ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करेगा। प्रमुख चिंताएं, सबसे पहला है नेशनल सिक्योरिटी का खतरा। बैंकिंग एक रणनीतिक सेक्टर है। अगर गल्फ या चीन से बड़ा निवेश आता है तो डेटा चोरी और राजनीतिक हस्तक्षेप का खतरा हो सकता है। दूसरा, कैपिटल फ्लो का जोखिम। अगर वैश्विक स्तर पर कोई संकट आता है तो यही निवेशक अचानक अपने शेयर बेचकर पूंजी बाहर निकाल सकते हैं।
जिससे हमारी करेंसी और स्टॉक मार्केट अस्थिर हो सकती है। फ्यूचर आउटलुक, आरबीआई को अब एक सूक्ष्म संतुलन बनाना होगा। केवल स्पेकुलेटिव स्टेक को नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी शेयरिंग को बढ़ावा देना होगा। वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि यह कैपिटल पीएसबीज को मॉडर्नाइज करेगा ताकि 2047 तक हमारे कुछ बैंक दुनिया के टॉप 5 या टॉप 10 में शामिल हो सके और भारत साउथ एशियन फाइनेंशियल हब बन सके। अगर इसे सही तरीके से मैनेज किया गया तो भारत ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाएगा।